हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी। तो मैं हूं महक खान। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि NHRC। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ये हमारे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट है, पॉलिटिकल साइंस मेजर का। और जो हमारे पेपर का नेम रहेगा वह है भारत में सार्वजनिक संस्थाएं। भारत में सार्वजनिक संस्थाएं हमारे पेपर का नाम है, पॉलिटिकल साइंस हमारा जो सब्जेक्ट है वो है, और यूनिट का नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आखिर में है क्या, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NHRC। मानव अधिकार के संरक्षण और संवर्धन के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक न्याय है। यानी कि जो मानव अधिकार अधिनियम 1993 है, ये उसका नाम है, ये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण कुमार मिश्रा। NHRC का जो फुल फॉर्म है वो है इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और हिंदी में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली, भारत के अंतर्गत है। NHRC मानवाधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए भारत के सरोकार का प्रतीक है। यानी कि ये जो काम करता है मेनली ये किस लिए करता है? मानवाधिकार के लिए करता है, उसको प्रोत्साहन और उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है क्या, हम ये देख लेते हैं एक बार। यह एक संवैधानिक आयोग है जिसे संसद द्वारा अधिनियम पारित कर बनाया गया था। यानी कि ये संवैधानिक नहीं, संवैधानिक आयोग है, जिसका पहला नाम था मानव संरक्षण अधिनियम 1993। इसमें 2006 और 2019 में संशोधन भी किया गया। तो मानव अधिकार जो होते हैं वो होते क्या है, इसकी हम परिभाषा भी यहाँ पे देख लेंगे। तो संविधान द्वारा दिए गए अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा तय किए गए मानवाधिकार तथा न्यायालय द्वारा माने गए मानवाधिकार। यानी कि ऐसे अधिकार जो मानव होने के नाते प्रदान किए गए हैं हमें। ठीक है, इसलिए मानव अधिकारों का संरक्षण व अधिकारों का अतिक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। यानी कि जो मानव अधिकार है बेसिकली वो होते क्या हैं? ऐसे सारे के सारे अधिकार जो एक मानव होने के नाते हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, वो सभी अधिकार होते हैं मानव अधिकार। और ये जो मानव अधिकार है ना, इन्हीं की संरक्षण इन्हीं को बचाने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए और ये चीज़ की जांच करने के लिए कि किसी के मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, इन्हीं सब कामों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना यहाँ पे की जाती है, यहाँ पे इसका गठन किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो NHRC है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं और सदस्य कौन होते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम इसमें इसकी संरचना देखेंगे। तो जो NHRC है वो एक बहु सदस्य आयोग है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, एक मतलब 2 से अधिक सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत। पहले इसमें एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 पदेन सदस्य होते थे। लेकिन 2019 में इसके अंदर चेंजेस लाए गए, यानी कि संशोधन किया गया और अब इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। यानी कि हमने सदस्यों की संख्या 2019 के बाद बढ़ा दी। अब यहाँ पे मैं पूर्णकालिक सदस्य और जो पदेन सदस्य हैं वो कैसे होते हैं वो भी आपको बताऊंगी, बट हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अध्यक्ष कौन होता है। तो आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायर्ड न्यायाधीश, यानी कि रिटायर्ड जज। पहले अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता था। यानी कि पहले जो होता था 2019 से पहले, उसमें क्या होता था, जो सुप्रीम कोर्ट का करंट न्यायाधीश होता था ना, मुख्य न्यायाधीश, उसी को बना दिया जाता था। बट अब क्या होता है, अब उसमें रिटायर्ड न्यायाधीश जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। यहाँ पे हम देख लेंगे जो पूर्णकालिक सदस्य हमने पढ़े कि पूर्णकालिक सदस्य यहाँ पे होते हैं वो कौन होते हैं। सबसे पहले तो 5 होते हैं पूर्णकालिक सदस्य इस आयोग के अंतर्गत। तो एक सदस्य जो होता है सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। यानी कि ऐसा न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में या तो रिटायर्ड है, रिटायर्ड जज है, या फिर अभी वर्किंग जज है, यानी कि जो अभी करंट में वर्किंग है न्यायाधीश के रूप में वहाँ पे। एक सदस्य होता है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का या तो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या फिर ऐसा न्यायाधीश जो अभी भी वहां पे काम कर रहा है मुख्य न्यायाधीश के रूप में।
3 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको मानव अधिकार के बारे में, ठीक है, उनके संबंध में अच्छी जानकारी होती है और अनुभव होता है। यहाँ पे कोई सीमा तय नहीं है कि इतने साल का अनुभव होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं लिखा है। सिर्फ 3 ऐसे सदस्य लिए गए हैं जिनको मानव अधिकार के बारे में, इस चीज़ के संबंध में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है, अनुभव होता है। इसमें कम से कम एक महिला होना भी अनिवार्य है, यानी कि 3 सदस्यों में से कम एक महिला भी इसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो ये होते हैं 5 पूर्णकालिक सदस्य जिनका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पदेन सदस्य यानी कि अल्पकालिक सदस्य। इसमें 7 सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल से संबंध नहीं है। 7 सदस्य यहाँ पे काउंट, नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं, 7 सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा यहाँ पे सबसे पहले एक सदस्य। सेकंड सदस्य होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। तीसरा होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों का अध्यक्ष। फोर्थ होगा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। फिफ्थ होगा राष्ट्रीय अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष। सिक्स्थ होगा इसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष, आयुक्त। और जो लास्ट है वो है विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। यानी कि ये देखिए जितने भी मेन संस्थाएं हैं, जितने भी मेन आयुक्त हैं, उन सभी के अध्यक्ष को यहाँ पे जोड़कर मानव अधिकार अध्यक्ष का पदेन सदस्य बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे संरचना पता चल गई किस तरीके की होती है, कैसे सदस्य होते हैं, कि न्यायाधीश जो होता है वो अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, कितने सदस्य होते हैं। तो होता है पूर्णकालिक सदस्य और पदेन सदस्य। अब हमने इससे पिछली स्लाइड्स में हमने ये पढ़ लिया कि पूर्णकालिक सदस्य में कौन कौन होते हैं, और यहाँ पे हमने देख लिया कि पदेन सदस्य में कौन होते हैं। इसी के साथ हमारी ये संरचना यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो NHRC है उसके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर की जाती है। अब इसमें होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। जो राष्ट्रपति है वो इनकी नियुक्ति तो करता है, बट इनकी नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई गई जिसको सिफारिश समिति कहते हैं, जिसके अंतर्गत 6 सदस्य होते हैं। इनकी सिफारिश के तहत राष्ट्रपति जो है वो इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। सबसे पहले इसमें कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जो सिफारिश समिति है उसके अंतर्गत बता रही, जो 6 सदस्य हैं उसमें सबसे पहले होता है प्रधानमंत्री, फिर होता है केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति। ये चीज आप ध्यान रखना कि राज्यसभा का उपसभापति होता है यहाँ पे। और जो संसद के जो दोनों सदन है यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, उसके मुख्य विपक्षी के नेता भी होते हैं। तो इन सबको मिला के हमारे 6 सदस्य बनते हैं, जिससे ये सिफारिश समिति का निर्माण होता है। और इन्हीं की सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रपति जो है NHRC के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो NHRC है उसके सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो देखिए इनका जो कार्यकाल होता है यहाँ पे 30 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा। यह हटा देती हूँ मैं यहाँ से। या तो सीधा सीधा 3 वर्ष का होता है इनका, यानी कि 3 साल ये लोग कार्यकाल अपना संभाल सकते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 70 वर्ष की आयु तक। ये देखिए दोनों अलग अलग यहाँ पे एक लिमिटेशन बता दी है। जैसे कि एक पर्सन है जिसकी जो आयु है वो 25 है, ठीक है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको। 25 है तो वो कब तक शासन करेगा, मतलब इसका सदस्य वो कब तक रह सकता है, 3 साल तक, यानी कि 25 के बाद 26, 27, 28 तक, 3 साल तक वो यहाँ पर जो सदस्य के रूप में कार्य करेगा। या फिर एक पर्सन ऐसा है जिसकी आयु ही अभी 68 है, ठीक है, वो 68 एज का हो चुका है ऑलरेडी, तो वो कब तक रहेगा, जब तक वो 70 वर्ष का नहीं हो जाता, यानी कि सिर्फ उसको 2 साल ही मिलेंगे। तो उसका जो मैक्सिमम कार्यकाल होता है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग 3 साल का होता है। अब अगर वो कम एज का है तो वो 3 साल अपने पूरे कर लेगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा एज का है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जब तक 70 साल का नहीं हो जाता तब तक वो कर सकता है। बट जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 3 वर्ष का ही होता है कि वो 3 साल तक ही करेगा।
उसके बाद आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो होते हैं वो कार्य क्या होते हैं, यानी कि क्या काम करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करता है। सबसे पहले तो इसका यही काम है कि ये देखना कि कहीं पे मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। दूसरा है न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप भी कर सकता है ये। उसके बाद है जेल में बंद कैदी जो हैं वहाँ पे जेल में जाके वहाँ पे ही देख सकता है कि उनकी किस स्थिति में उनको रखा जा रहा है, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा वो होता हुआ पाता है कि हाँ किसी कैदी के साथ उसके मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसके बारे में सिफारिश भी कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार हनन के मामले में स्वयं पीड़ित पक्ष या तीसरे पक्ष की शिकायत की जांच भी कर सकता है। तो ये सभी उसके कार्य हैं जो मानवाधिकार खुद कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एनएचआरसी का क्या काम करता है और कैसे काम करता है। क्या काम करता है हमने इससे पहले पढ़ लिया, अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है। तो आयोग के पास मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए खुद का एक जांच दल होता है, यानी इनके पास एक ऐसा ग्रुप होता है जो मानवाधिकार उल्लंघन जहाँ पे हो रहा है वो जो शिकायतें इनके पास आती हैं उसकी जांच कर सकता है। इसके अलावा आयोग केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है तथा आयोग केंद्र तथा राज्य सरकार से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग भी कर सकता है। यानी कि अगर एनएचआरसी चाहिए तो वो राज्यसभा या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी अधिकारी हैं या फिर कोई भी जांच एजेंसी है उनसे भी हेल्प ले सकता है, उनकी भी सेवाओं को उपयोग कर सकता है। उसके अलावा जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास कुछ जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट है, वो उसको भी यूज़ कर सकता है, उनसे वो चीज़ भी वो ले सकता है। उसके बाद आ जाता है आयोग के पास सिविल न्यायालय के सभी अधिकार व शक्तियां भी हैं। इसका चरित्र भी न्यायिक ही है। इसका किसका? एनएचआरसी का भी जो नेचर है वो कौन सा है? न्यायिक नेचर का ही है ये। आयोग 1 साल से अधिक पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता। ये इसकी एक लिमिटेशन भी है कि जैसे कोई मामला है, ठीक है, जो घटित हो जाता है, अगर 1 साल के अंतर्गत उसकी जांच जो है एनएचआरसी करता है तो ठीक है, यानी कि एनएचआरसी के पास वो 1 साल से पहले पहले मामला आ जाता है तो ठीक है, वो उसकी जांच करेगा। बट अगर उस घटना को घटित हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, उसके बाद वो एनएचआरसी के पास आ रहे हैं तो उसमें एनएचआरसी उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। तो ये पता चल गया हमें एनएचआरसी कैसे काम करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एनएचआरसी के जो सदस्य हैं उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो राष्ट्रपति का आदेश होना उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय उसकी जांच करेगा। यानी कि कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसके बाद लगता है कि हमें जो एनएचआरसी है उसके इस सदस्य को हटा देना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें राष्ट्रपति का आदेश होना चाहिए कि हाँ जो मामला घटित हुआ है उसकी तुम जांच करो, और उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस मामले की जांच करे। किस चीज के लिए? साबित होना चाहिए कदाचार और असमर्थता, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये साबित हो जाए कि जो एनएचआरसी के जो सदस्य हैं उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, ठीक है, वो इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी उस टाइप की नहीं है, ये दो चीज़ें साबित हो जाती हैं अगर, तो उस सदस्य को हटाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले राष्ट्रपति का आदेश होना चाहिए उसके लिए, और उच्चतम न्यायालय ने उस मामले की जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है उसकी शक्तियां क्या हैं। यहाँ पे हम शक्तियों के बारे में पढ़ लेंगे। तो राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त हैं। या ये हमने इससे पहले भी पढ़ा कि जो सिविल न्यायालय है यानी कि सिविल कोर्ट है उसकी सभी शक्तियां जो हैं वो एनएचआरसी के पास भी हैं। वह पुलिस के समस्त कार्यवाहियों के रिकॉर्ड की भी मांग कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। यानी कि क्या होता है बेसिकली कि जो एनएचआरसी है वो कोई भी रिपोर्ट जो है किसी भी पर्सन की रिपोर्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि उनकी बीमारी की रिपोर्ट, वो चीज़ें नहीं, मतलब उसके जो पीछे का जो बैकग्राउंड रहा उसका, उसने कितने क्राइम किए, कितने उसके ऊपर केस दर्ज हैं,
पुलिस कोई भी मतलब पुलिस से ना एनएचआरसी कोई भी रिकॉर्ड ले सकती है अगर उसको लगता है कि हाँ इस मामले में मुझे ज़रूरत है। उसके अलावा जो सिविल न्यायालय है उसके सभी राइट्स, उसकी सभी शक्तियाँ एनएचआरसी के पास हैं। आयोग स्वयं एक सिविल न्यायालय की भूमिका में काम करता है जिसके द्वारा वह मानवाधिकार की रक्षा करता है। इसके अलावा यह केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवा भी ले सकता है। आयोग को गैर सरकारी संगठनों के साथ अच्छा तालमेल है। ये सभी इसकी शक्तियां हो गई कि सबसे पहले सिविल न्यायालय की वो सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, पुलिस की सहायता ले सकता है, कोई भी रिकॉर्ड वहाँ से मंगवा सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है इसमें राज्य और केंद्र सरकार की हेल्प ले सकता है किसी भी अधिकारी की, या फिर ऐसी एजेंसीज की जो केंद्र और राज्य सरकार के लिए काम करती हैं। उसके अलावा गैर जो सरकारी संगठन है उनके साथ भी जो एनएचआरसी है उसका तालमेल बहुत अच्छा है। तो ये इसकी शक्तियाँ हो गई, इसकी पावर्स हो गई। यहाँ पे हमें देखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो है वो भूमिका क्या है, किस टाइप की भूमिका वो निभाता है। तो आयोग की भूमिका सहकारी है, सलाहकारी भूमिका है ये। दंड देने के लिए इनके पास कोई अधिकार नहीं है। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ भूमिका नहीं है, ये लिमिटेशंस भी हैं कुछ कि जो एनएचआरसी है उसकी हमने देखो कार्य पढ़ लिए, शक्तियाँ पढ़ ली, भूमिका भी पढ़ रहे हैं। इन्हीं चीज़ों में देखिए इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो भी छुपी हुई हैं। सबसे पहले ये एक सलाहकारी निकाय है, यानी कि ये सिर्फ जो न्यायालय है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनको सलाह दे सकता है, सजेस्ट कर सकता है। ठीक है, उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकता कि तुम्हें ये करना ही करना है। उसके अलावा दंड देने के लिए इसके पास कोई अधिकार नहीं है। आर्थिक सहायता भी नहीं दे सकता है एनएचआरसी किसी को। न्यायालय में मानवाधिकार संबंधित कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, मानवाधिकार से रिलेटेड अगर कोई भी कार्यवाही हो रही है वहाँ पे ये अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है, भाग ले सकता है। जेल और बंदी गृहों में मानव अधिकार की समीक्षा कर सकता है, यानी कि जो जेल हो गए, ठीक है, वहाँ पे जाके देख सकता है कि हाँ जो वहाँ पे बंदी बनाए हुए लोग हैं यानी कि जो कैदी हैं उनके साथ ज़्यादा बुरा व्यवहार तो नहीं हो रहा। देखिए जेल है तो बुरा व्यवहार तो होगा ही होगा, लेकिन इतना भी उनके जो मानव अधिकार है उनका हनन नहीं होना चाहिए। उनसे काम करवाओ, ठीक है, आपने सुना होगा जेल में काम करवाते हैं, काम करवाओ लेकिन एक लिमिट के अंदर। उनके मानव अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए कि तुम सुबह 6 बजे से शुरू कर रहे हो, रात के 12 बजे तक करवा रहे हो काम। वो चीज़ गलत है क्योंकि जो लिमिटेशन है, वर्क टाइमिंग की लिमिटेशन है, वो मानव अधिकार के अंतर्गत आती है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का मानव अधिकार ध्यान रखता है। आतंकवादी घटनाओं सहित उन घटनाओं की जांच करना जिसमें मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन किए जाने के मामले में केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर उन्हें सलाह दे सकता है। देखिए ये भी एक लिमिटेशन आ गई ना यहाँ पे कि अगर कोई भी हमला होता है, जहाँ पे ऐसा कोई भी मामला दर्ज होता है जहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे सिर्फ सजेशन दे सकता है, केंद्र सरकार को सजेस्ट कर सकता है, सलाह दे सकता है। ठीक है, उस रिपोर्ट के ऊपर, ना कि उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर बना सकता है। तो ये भी इसकी क्या होगी, एक लिमिटेशन हो गई है। इसी के साथ हमने जो ये मानव अधिकार है एनएचआरसी है उसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने डेफिनेशन देख ली, मानव अधिकार क्या होते हैं वो देख लिया, एनएचआरसी क्या है, एनएचआरसी की फुल फॉर्म हिंदी में, इंग्लिश में, उसके कार्य, उसको कैसे हटाते हैं, संरचना, ठीक है, उसमें जो पदेन सदस्य हैं वो किस टाइप के हैं। ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें ही हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी आपको सजेशन हो कि मुझे इसमें कोई चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, कुछ भी होगा आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।